नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का अनदर चैप्टर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें अवेलेबल हैं। बेसिकली हम जो केपलर लॉ है, प्लानिटरी मोशन है, प्लैनेट्स के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आपके पास देखने को मिले हैं। तो वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट मैं आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो ही डिस्कस करूँगा। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो अगर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी टीजीटी एंड टैट के लिए जो हम आपको बताएंगे वो सफिशेंट है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो तो बेसिकली आपके पास जो +2 के या +1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो बाकी यहाँ से हमारे लिए ज़्यादा टर्म्स नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टली केपलर लॉ है हमारे पास। तो लॉ हमें क्या बताता है, क्वेश्चन आता है कि केपलर लॉ क्या बताता है हमें। तो ये प्लेनेट के मोशन से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? प्लेनेट के मोशन से रिलेटेड है केपलर लॉ। तो फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? ईच प्लेनेट मूव अराउंड द सन एंड अ एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, यानी जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। किस ऑर्बिटल में? एलिप्टिकल ऑर्बिटल में। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये आपको यहाँ से बताता है। एंड ये आपको कहता है कि इन केस ऑफ अर्थ सैटेलाइट पर हेलियन इज टर्म एज अ प्री एंड एप्लॉन इज टर्म एज अ एपोगी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फॉर एलिप्स ई जो है ऑलवेज लेस देन होता है 1। फॉर सर्कल के लिए ई की वैल्यू आपके पास आती है 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ एरिया। तो फर्स्ट था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ एरिया हमें क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल। दिस इज एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो सेकंड लॉ आपको बताता है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, यानी कोई भी प्लैनेट है आपके पास वो इक्वल एरिया कवर करता है, स्वेप करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, किस तरह से वो टर्म। ओके, तो बेसिकली डेफिनेशन आपके लिए सफिशेंट है यहाँ पे। और अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर चलते हैं। जी, हम जी पढ़ चुके हैं। क्या होता है हमारे पास? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड हमारे पास होती है। तो जो जी की वैल्यू है वो विथ डेप्थ क्या करती है? वो डिक्रीज करती है। ओके, जी डिक्रीज विथ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैसे अर्थ है, अर्थ से नीचे चलेंगे तो वैल्यू कम होना शुरू होती है। एट सेंटर ये क्वेश्चन आता है कि जी की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होती है आपके पास? तो जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? ज़ीरो। ओके, याद रखिएगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो इफ़ अर्थ इज अज्यूम टू बी ऑफ स्फेरिकल यूनिफॉर्म। ओके, तो अर्थ की जो जी की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। वेट ऑफ द बॉडी, वेट भी सेंटर के ऊपर ज़ीरो हो जाता है। ओके, सो डिक्रीज किस तरह से हमारे पास करती है? तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं कि वैल्यू कितनी डिक्रीज कर रही है। ओके, इसको यहाँ पे अप्लाई भी किया गया है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पोर्शन की तरफ। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग, यानी काफ़ी ऊंची सोच। सो वेरिएशन ऑफ जी विद आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि जो सेंटर ऑफ अर्थ से हम चलेंगे तो आर की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है? व्हेन डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, कि जब डिस्टेंस जो है ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा या वो उससे कम होगा तो क्या होगा हमारे पास? तो ये तो एक्सप्रेशन है सारा, हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। So the variation of g with the distance r from the center of the earth is shown in figure 16। तो यहाँ पे आपके पास फिगर है, यहाँ से आपको इसका पता चल जाएगा किस तरह से वेरी करेगी। ओके, जो आपके पास g की वैल्यू है वो किस तरह से वेरी कर रही है। जैसे ही हम रेडियस से या ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो g की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जब हम नीचे आते हैं तो g की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। यानी g जो है आपके पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ओके, सो द वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। जो आदमी का वेट है, ओके, वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इट
गोज फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी सेंटर के ऊपर तो ज़ीरो हो गया, जब वो सरफेस की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इट मीन अगर रेडियस आपके पास कम होना शुरू होगा तो वेट इंक्रीज करना शुरू करेगा। यही हमने ऊपर देखा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओके रेडियस के। सो मैक्सिमम वेट कहाँ पे मैक्सिमम होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाउएवर द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज एज गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर सरफेस से मूव दूर जाना शुरू करेंगे तो आपका जो वेट है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी विद शेप ऑफ अर्थ। अब हम देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है या इक्वेटोरियल प्लेन है, पोल्स के ऊपर वेट कहाँ पे ज़्यादा होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ जो स्फेरिकल नहीं है, वो एक अंडे की तरह है ओके। सो उसका जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो है 21 किलोमीटर लॉन्ग, यानी ज़्यादा है किससे? पोल से। सो हैंस द बॉडी ऑफ द इक्वेटोर आर फारर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, यानी जो आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन है या इक्वेटोरियल पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर ही है, यानी ये जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा दूर है आपके पास एज़ कम्पेयर टू दिस 21 का फ़र्क है उनमें। सो जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है? पोल्स के ऊपर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनका रेडियस कम है। इक्वेटोरियल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगी। इट मीन द वैल्यू ऑफ जी, जो आपके पास वेट है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है? वो पोल्स के ऊपर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोर। याद रखिएगा। सो वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एज द बॉडी इज टेकन फ्रॉम, अगर हम किसी बॉडी को इक्वेटोर से पोल्स की तरफ लेके जाएंगे, कहाँ से? इक्वेटोर से पोल की तरफ लेके जाएंगे, तो वेट ऑफ बॉडी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेट क्या होता है हमारे पास? मास इनटू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशन फोर्स पोल्स के ऊपर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोर के ऊपर जो डिस्टेंस रेडियस है वो ज़्यादा है। अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम है ओके। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पे आपके पास एक रेशो दी गई है, डिफरेंस बिटवीन जी, कि कितना डिफरेंस है आपके पास जी का बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटोरियल। सो उनके बीच में डिफरेंस है हमारे पास 3.41 इंटू 10⁻⁻² मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वेयर ओके। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है हमारे पास। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास होती है द स्पेस अराउंड अ बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाई अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कोई मान लीजिए स्पेस है आपके पास, यानी स्पेस अराउंड ए बॉडी विद इन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस अदर बॉडी या अदर बॉडीज़, यानी कोई जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, वो किसी और प्लेनेट की भी एक्सपीरियंस कर रही है फोर्स ओके। तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जैसे इसके चारों तरफ जो एनर्जी है उसको कोई फील कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी हमारे पास इक्वेशन आती है E = Fm, और ये हमारे पास एक टर्म आती है F = G m m/r²। जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है इसे आप कह सकते हैं फोर्स अपॉन मास। तो इसके यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूटन kg इनवर्स। एंड डायमेंशन फार्मूला तो स्पेशली टीजीटी के लिए कंपल्सरी है ओके। अगर आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में तो आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये आपके पास कुछ नोट्स हैं, तो इनको मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप इनको खुद स्टडी कर सकें। पोटेंशियल एनर्जी भी इसी की फॉर्म है आपके पास ओके। सो हम यहाँ पे अब आपके पास चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं जो कि वहीं से आपके पास निकलती है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से वो डिपेंड करती है रेडियस के ऊपर। तो हमने देख लिया है कि वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। एस्केप स्पीड क्या होती है? यानी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर निकलना है तो उसको कितनी स्पीड चाहिए। अब स्पीड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, क्योंकि वो उसे वहाँ से रिलीज़ करना पड़ेगा ओके। आपने किसी चीज़ को होल्ड करके रखा है। सो द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू अ प्रोजेक्ट ऑन बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, सो दैट इट नेवर रिटर्न ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे कोई रॉकेट है, अगर उसे अर्थ की ग्रेविटी के बाहर भेजना है तो एक लिमिटेड फोर्स होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है अर्थ की एस्केप स्पीड क्या है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है ओके।
A body throw with the escape speed go out of a gravitational pull of the earth. The gravitational pull of the earth becomes zero at infinity. Okay. सो इसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो है हमारे पास, ये तो डेरिवेशन है पूरी की पूरी। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन वो रहा दिस। ओके। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 2 g r। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आता है कि एस्केप स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर वो डिपेंड करती है। ओके। सो अगर हम अर्थ की बात करें तो हम अर्थ की निकाल सकते हैं। अर्थ की हमारे पास आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एंड अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। ओके। ये भी आपके पास एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अर्थ का रेडियस कितना है आपके पास? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सो एस्केप स्पीड कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और मून की कितनी है? आपको पता है मून के ऊपर 1/6 ग्रेविटी है। सो अगर इसी इक्वेशन को अगर 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा आपके पास वेरी कर जाएगा। ओके। सो आप बट क्योंकि रेडियस जो है वो डिफरेंट है मून का भी। सो मून का रेडियस कितना है? 1.75, काफ़ी कम है अर्थ से। सो अगर इसको निकालेंगे तो 2.37। ओके। तो इसका ये भी रीज़न है, आपको पता है अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है, गैसेस प्रेजेंट है, मून में नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है आपके पास, एस्केप स्पीड, एटमॉस्फेयर होने का, क्योंकि इतनी कोई गैस स्पीड नहीं ले पाएगी। ओके। और चांद के इतनी नॉर्मल से स्पीड तो वो ले सकती है, तो इसलिए इसका कोई सरफेस नहीं है आपके पास या एटमॉस्फेयर नहीं है। तो दिस शो दैट एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी 1/6 आप कह सकते हैं इसे अर्थ के अकॉर्डिंग। ओके। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ये कुछ इस तरह से। ओके। ये एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी आप कह सकते हैं। और ये रेडियस है आपके पास, जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है? 1.6। ओके। तो यहाँ से एक और टर्म आपके पास निकल गई। मून की जो जी की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 1.6। और अर्थ की कितनी है? वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके। तो इसी से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को भी। एंड नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास आता है, तो ये आपके पास वही एक्सप्रेशन है। ओके। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं। तो सारे के सारे एक ही एक्सप्रेशन है आपके पास। यहाँ से टर्म बनती है आपके पास कि जो एस्केप स्पीड है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको कहा वो केवल साइज ऑफ द प्लेनेट एंड मास के ऊपर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। ओके। जुपिटर इज़ मोर देन 1 ऑन द अर्थ। आपको पता है जुपिटर का साइज जो अर्थ से तकरीबन डबल है। सो एस्केप स्पीड ऑफ द मून इज़ लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। सो जो आपके पास मून से कम ही होगी। ओके। एंड एस्केप स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द बॉडी की, जो मैंने अभी आपको कहा। ओके। चाहे आप कैट ले लीजिए चाहे एलिफेंट ले लीजिए, दोनों की एस्केप स्पीड एक ही होगी आपके पास, 11.2 मीटर पर सेकेंड, अगर उसको अर्थ से बाहर भेजना है। अब एस्केप स्पीड को अगर आप डेंसिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या एस्केप स्पीड इन टर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो अगर बात करें तो इसकी हमारे पास इक्वेशन आती है कुछ इस तरह से। यानी जो वेलोसिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ओके। होल अंडर द रूट के ऊपर वो डिपेंड करती है। सो एस्केप स्पीड ऑन द अर्थ सरफेस, या एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट ऑफ हाई डेंसिटी इज मोर देन द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट ऑफ लो। यानी जिस प्लैनेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी जो एस्केप स्पीड है आपके पास वो भी ज़्यादा होगी। ओके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि एटमॉस्फेयर क्यों प्रेजेंट है, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है अर्थ सैटेलाइट। तो अर्थ सैटेलाइट क्या है हमारे पास? जो कि जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनकी बात करेंगे। मून हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स है। ओके। जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है। सो मैन मेड सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सो फर्स्टली हमारे पास स्पुतनिक भेजी गई थी रशिया के द्वारा अक्टूबर 4 1957 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट भेजी गई थी इन इंडिया। इंडिया ने सबसे पहले भेजी थी आर्यभट्ट। ओके। अप्रैल में, अप्रैल 1975 में जो है उन्होंने भेजी थी आर्यभट्ट।
ये क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद उन्होंने एंड द वेरियस सैटेलाइट लॉन्चेज इन इंडिया एज अ भास्करा। तो ये सारी की सारी सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। अब प्रिंसिपल क्या है जो कि सैटेलाइट्स है मूव कर रही है, तो इनका जो एरिया है ये किस सर्कल, तो ये पैराबोलिक में पाथ में जो है चारों तरफ घूमती है। ये अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर घूमती है। ओके, सो कंसिडर टॉल टावर इन सरफेस ऑफ द अर्थ, थ्रो अ बॉडी हॉरिजॉन्टली on the top of the tower in different velocities. When the body is thrown with small velocity, it describes a parabolic under the effect of gravity hit the surface of the earth at a somewhat great velocity. The path of the body again parabolic, यानी जो पाथ होगा वो हमेशा ही आपके पास पैराबोलिक रहेगा। एज इंक्रीज द वेलोसिटी, जो प्रोजेक्टाइल है उसकी एरिया ज़्यादा होता चलेगा। द बॉडी ऑलवेज विल हिट द ग्राउंड एट फार, यानी वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाएगा। So at a certain velocity is called orbital velocity, and the body always missing the surface of the earth and start moving in a circular path called orbital satellite around the earth and become a satellite of अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ घूमती है। उसे हम फ्रीली फॉल बॉडी के रूप में लेते हैं। द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज़ फ्रीली फॉल बॉडी, क्योंकि उसका वहाँ पे कोई भी वेट नहीं होगा, वो केवल फ्री घूम रही है। ओके, नॉर्मल सी टर्म है। इसके बाद आते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन हमारे पास बना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डायरेक्शन पूछ ली जाती है, किस तरफ को मूव करती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है हमारे पास? सैटेलाइट विच इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कि अर्थ के अगर रोटेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये एक जगह के ऊपर स्टेबल है। ओके, एंड द जो इनका ऑर्बिट है उसे हम कहते हैं जियो सिनोरस ऑर्बिट। और इसकी कंडीशंस क्या है आपके पास? टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके पास? इक्वेटोरियल प्रेजेंट प्लेन में। इज इक्वल टू, ये आपके पास 24 आवर लगाती है एक चक्कर पूरा करने, यानी जैसे जैसे अर्थ घूमती रहती है ये एक जगह के ऊपर स्थिर रहेगी और उसके साथ ही मूव करती रहेगी, यानी हमें लगेगा नहीं कि मूव कर रही है। इनकी डायरेक्शन किस तरफ को होती है हमारे पास? एक्सिस मस्ट बी सेम एज द अर्थ, जिस तरफ को अर्थ घूम रही है ये उसी तरफ को मूव करती है, यानी इन अदर वर्ड इट मूव फ्रॉम द सेंस ऑफ अर्थ, यानी वेस्ट टू ईस्ट। जिस तरफ से अर्थ घूम रही है उसी तरफ से, यानी वेस्ट टू ईस्ट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके पास? इक्वेटोरियल प्लेन मस्ट बी अबव 3600 किलोमीटर के ऊपर जो है आपके पास प्रेजेंट होती है। ओके, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ओके, सो इस तरह से आप इस फार्मूले से जो है इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाइट के ऊपर वो प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इतने किलोमीटर के ऊपर भी वो आपके पास प्रेजेंट है, तो हमने डायरेक्टली इसको 3600 किलोमीटर आपके पास शो कर दिया है। एंड द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑन द अर्थ कितनी होती है? इतनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है मूव करती है यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट। ओके, यहाँ से देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट, तो वो इस तरफ से इस तरफ को मूव करती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड इक्वेटोरियल प्लेन में कितना एंगल है? तो कितना एंगल है? 0 डिग्री। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये आपके पास पोल्स हैं। ओके, तो यूजेस क्या हैं इसके हमारे पास? इसको हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 0, जो मैंने अभी आपको बताया। इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं एंड वेदर के लिए यूज़ करते हैं, वेदर टेलीकास्ट या उनकी जानकारी के लिए, अर्थ की शेप जानने के लिए यूज़ करते हैं एंड एक्सप्लोर द अपर रीजन ऑफ एटमोसफियर। ओके, इनकी ज़रूरत क्यों है ये हमें पता ही है। इनमें कौन सी वेव्स यूज़ होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो है आपके पास रेडियो वेव्स यूज़ होती है। ओके, ब्रॉडकास्ट ऑफ प्रोग्राम, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आइनोस्फीयर में। और ये आपके पास जो इसमें एनर्जी होती है, ये वेव्स होती है, वो कितनी होती है? 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 10 मेगाहर्ट्ज़ तक। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास थे पोलर सैटेलाइट। पोलर जो कि पोल्स के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो ये भी आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन के ही सिमिलर हैं, थोड़ा सा इनका काम अलग है।
सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज टू कम्युनिकेशन पर्पज़, इनको भी कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डी सैटेलाइट आर अबाउट 36 किलोमीटर अबव द इक्वेटोरियल प्लेन, और ये भी आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन से 3600 किलोमीटर ऊपर होती है। ऑन द अदर हैंड लो टू मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट विच गो अराउंड द पोल ऑफ द अर्थ, ये नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ मूव करती है, इसलिए इन्हें पोलर सैटेलाइट कहा जाता है और इनके ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड अलग है, बट ये आपके पास 100 मिनट्स लगाती है। टाइम पीरियड ऑफ ए पोलर सैटेलाइट इज अबाउट, ये केवल 100 मिनट में आपके पास पूरा एक चक्कर लगा लेगी। एंड एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन कितना है उनमें, 90 का, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन है या आपके पास पोलर प्लेन है या ऑर्बिट प्लेन है, सो इनके बीच में कितना है आपके पास 90 डिग्री का। ओके, इनका यूज़ हम पोलर सैटेलाइट नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़, they are used for remote sensing and know the remote sensing satellites। ओके, तो ये इनका यूज़ है हमारे पास। एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो रिमोट सेंसिंग इज़ अ टेक्निक यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी कितनी भी आपके, जैसे आपने गूगल मैप्स देखे होंगे तो वहाँ से आप देखते हैं कि हम किसी चीज़ को टच नहीं करते हैं फिर भी हमें जानकारी मिल जाती है, तो ये उसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारी टर्म यही लिखी गई है, जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर सर्वे हो गया, डिटेक्टिंग फॉरेस्ट हो गया, मैपिंग हो गई, एंड असेसमेंट ऑफ ड्रफ, असेसमेंट ऑफ क्रॉप डिजीजेज, पॉल्यूशन हो गया, डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल फिशिंग जोन। ओके, तो ये सारी टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे पास जो कि यहाँ पे इसके लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पे यही टर्म है जो कि हमने आपके साथ पीछे एक्सप्लेन की है, तो ये पूरे चैप्टर का यहाँ पे आपके पास सम अप है कि किस तरह से कौन सी टर्म जो है वेरी करती है। ओके, सो इन टर्म्स को यहाँ से एक बार ज़रूर स्टडी कीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कैपलर सेकंड लॉ। तो हमने देखा था वो आपको एरिया के बारे में बताता है कि टोटल एरिया जो स्वेप करेगा वो इक्वल करेगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपके पास, इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस ऑफ comet A is 4 time and the semi major axis of comet B, the ratio of the orbit plane of comet A and B। तो ये भी आपके पास सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन कैपलर सेकंड लॉ, सॉरी कैपलर थर्ड लॉ से हम इसको निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे थर्ड लॉ नहीं दिया गया है बुक में, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा, तो इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। एंड डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला आता है m-1 L3 T⁻²। एंड द वैल्यू ऑफ g ऑन प्लैनेट, तो ये प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, प्लैनेट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सो राइट आंसर क्या होगा, डी। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट, तो पानी के साथ अगर डेंसिटी को बात करेंगे तो 5.5 टाइम द डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड द बॉडी टेकन टू मून फ्रॉम द अर्थ, अगर बॉडी को अर्थ के ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए मास कांस्टेंट टर्म है बट वेट इंक्रीज कर जाएगा। सो मास जो है कांस्टेंट रहेगा बट वेट जो है उसका इंक्रीज कर जाएगा अगर अर्थ के ऊपर लेके आएंगे किसी ऑब्जेक्ट को। सो डी इज द राइट आंसर, इट्स मास रिमेन द सेम बट इट्स वेट डिक्रीजेज। टेक टू मून, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, ऑब्जेक्ट को मून पे लिए जा रहा है अर्थ से, ओके फ्रॉम द अर्थ। डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है L_T-2। एस्केप स्पीड ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विद द मास ऑफ द बॉडी, तो वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी m0। एस्केप स्पीड ऑफ चॉक ऑफ मास 2 ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर। द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉल ऑफ द मास 50 ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो कितने होगा आपके पास, देखिए एस्केप स्पीड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो वो सभी के लिए 11.2 किलोमीटर ही रहेगा। A satellite is moving in a orbit around a planet with kinetic energy K and potential energy U।
द सैटेलाइट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट इफ़ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप डबल कर देंगे तो वो वहाँ से टेंजेंटली बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। सो एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास यहाँ पे कंजर्व रहता है। एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो एस्केप स्पीड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर भी करता है, जी के ऊपर भी करता है, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ जी बिकम ज़ीरो, तो सेंटर में जाके वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा घुमाया हुआ है, यानी द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायामीटर। डेप्थ मान लीजिए 100 है पूरी, तो रेडियस यानी सेंटर हाफ के ऊपर आएगा। सो जब हाफ हो जाएगा तो वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स मैंने अभी आपको बताया था, जो कि सेंटर से लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास सेंट्रल फोर्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ओके, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मास इज वन एंड द सेपरेशन डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको ओके डिस्टेंस है 1 मीटर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है आपको। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास वही आ जाएगी। फोर्स कितनी होती है हमारे पास, जी एम एम अपॉन इन टू ऑब्जेक्ट हैं अगर आपके पास, अपॉन आर कितना रेडियस है उसका, तो यानी डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी की वैल्यू इतनी होती है हमारे पास, एंड मास 1 है दोनों का। ओके, सो ये वैल्यू भी यहाँ से कैंसिल मान लीजिए, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, ये भी 1। तो ये सारी टर्म यानी एफ जो है डायरेक्टली जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जी की वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फील्ड या डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये अभी तक हमने स्टडी नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस मोड है। ओके, बेसिकली टर्म पीछे आपको सारी मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। 18 का सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये तो अभी हमने देखा था कितना होता है 0, एंड इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन में कितना होता है 90 का। ओके, सो यहाँ पे गाइज ये चैप्टर कवर होता है। आई होप कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।